आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। शहनाज के निकाह की तैयारियां जोरों पर थीं, होती भी क्यों ना। नवाब अख्तर खान की इकलौती वारिस जो थी और बेगम बनने जा रही थी, शहर कोतवाल नफीस अहमद खान की, जिनका शहर में एक अलग ही रुतबा था। यूं तो शहनाज को नफीस अहमद बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, परंतु ना जाने जब वो रिश्ते की बात करने हवेली आए तो शहनाज ना चाहते हुए भी अब्बू को मना नहीं कर पाई, मानो किसी ने उसको मना करने से रोक दिया था। ये बात शहनाज ने बाद में अब्बू से भी की थी, परंतु अब रिश्ता तय हो चुका था और अगर किसी कारण टूटता तो बहुत बदनामी भी होती। गोया शहनाज बेमन से तैयार थी। वो जुम्मे की रात थी जिसने शहनाज की जिंदगी में तूफान ला दिया था। शहनाज हमेशा ही तरह रात के खाने के बाद हवेली की छत पर टहल रही थी और अचानक उसकी नज़र हवेली के पीछे एक पुराने खंडहर पर पनी, जहां एक अजीब सी रोशनी दिख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी शहनाज को एहसास हुआ कि छत पर और भी कोई है। शहनाज ने फौरन पलटकर पीछे देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। शहनाज को लगा कि वो शायद उसका वहम था, पर सच्चाई कुछ और ही थी। वहां सचमुच कोई था, और वो भी ठीक शहनाज के पीछे। वो शहनाज का घूमने पर उसके साथ ही साथ घूम जाता, इसलिए शहनाज को वो दिखाई नहीं दिया और उसे लगा कि वो उसका वहम था। थोड़ी और देर टहलने पर उसको उस खंडहर से कुछ साए अपनी हवेली की ओर ऊँघते हुए आते दिखाई दिए। अमूमन ऐसा होता तो वो डर जाती, पर ना जाने किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां रोक रखा था। शायद कुछ दिखाना या समझाना चाहती थी वो अदृश्य ताकत। कुछ ही समय में हवेली की छत पूरी तरह से उन सायों से भर चुकी थी, मगर शायद उन सायों को शहनाज के वहां होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पर एक बात बेहद हैरानी वाली थी कि सभी साए शहनाज की तरफ ही देख रहे थे। तभी उनमें से एक साया आगे आया और शहनाज की ओर एक खूबसूरत मोगरे के फूलों का गुलदस्ता ले मुखातिब होकर बोला, आलम पनाह, आपकी पसंद लाजवाब है और हमें आपकी होने वाली बेगम बहुत पसंद आई, माशाअल्लाह। वो अलग बात थी कि शहनाज को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। शहनाज को वो साए घेरे खंगे थे। शहनाज बेशक डर रही थी, पर वहां से हिल नहीं पा रही थी और ना ही उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वो सभी साए एक एक करके उसके पार जा रहे थे और फिर वापस खंडहर की ओर ऊँघ जाते। सुबह के 5 बजे थे जब शहनाज की आंख खुली तो उसने खुद की अपने बिस्तर पर पाया और आसपास कुछ अजीब सी महक थी, जैसी किसी मज़ार पर अगरबत्तियां जला रखी हों। रात का वाकया उसे याद था, मगर शहनाज को लगा शायद उसने कोई अजीब ख्वाब देखा था। तभी सरकारी जीप का हाय नरन सुनाई दिया। शहनाज पहचान गई, वो कोतवाल साहब यानी कि नफीस अहमद खान की जीप थी, मगर शहनाज उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। गोया गुसलखाने में चली गई और उनके जाने के बाद ही बाहर निकली। कोतवाल साहब यहां से होकर गुजर रहे थे तो हाल चाल पूछने आ गए, तुम्हारे लिए गुलदस्ता छोंग गए, अब्बू ने शहनाज को कहा। शहनाज ने गुलदस्ता देखा और हैरान हो गई। ये हूबहू वही गुलदस्ता था जो रात वो साए अपने साथ लाए थे, यानी जो कुछ रात को शहनाज ने देखा वो वाकई एक ख्वाब था या एक भयानक और अजीब ओ गरीब हकीकत। शहनाज अभी इसी उधेन-बुन में ही थी कि तभी शहनाज की नज़र बाहर बरामदे में पड़ी तो वो एकदम कांप गई। वहां 2 साए खंगे थे जो रात वाले वाक़ियां जैसे ही थे और शहनाज की नज़र पनते ही छत की ओर उड़ गए। शहनाज पसीने पसीने हो गई और उसको यूं अचानक डरते देख अब्बू ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। अब्बू, शहनाज, क्या बात है बेटी, तुम यूं अचानक पसीने पसीने क्यों हो गई? तबीयत ठीक नहीं है? हकीम साहब को बुलवा लेता हूं। शाहिद, कारिंदा, जरा हकीम साहब को लिवा लाओ, कहना फौरन से पेशतर आइए, नवाब साहब ने याद फरमाया है। शहनाज, अब्बू, हम ठीक हैं। वो थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, उठते ही नहाने चली गई शायद, इसलिए आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। शाहिद मियाँ, रुकिए जरा, आप हकीम साहब को छोंगिए, मेरे लिए 1 कप बंगिया गर्मा गर्म चाय ले आइए। अब्बू, शाहिद, तुम जाओ हकीम साहब के पास, चाय सलमा बना देंगी। शहनाज, अब्बू, हम ठीक हैं। आप? अब्बू। शहनाज, खामोश रहो और यहीं बैठ जाओ, हम साथ ही चाय पियेंगे, कुछ बात भी करनी है हमें आपके निकाह की बाबत। शहनाज, अब्बू की बात मान वहीं बैठक में ही बैठ गई। थोड़ी ही देर में सलमा चाय ले आई और अभी चाय और बाप बेटी की गुफ्तगू चल ही रही थी
कि शाहिद हकीम साहब को लेकर पहुंच गया। यूं तो हकीम साहब एक जाने माने खानदानी हकीम थे, मगर एक पहुंचे हुए आलिम भी थे। चुनांचे दूर दूर से लोग अपनी मुसीबतों और वहमों का पिटारा ले उनके दरबार में तशरीफ लाते रहते थे। हकीम साहब ने ज्यों ही शहनाज को देखा, वो वहीं ढयोड़ी पर ही रुक गए। या अल्लाह रहम, उनके मुंह से खुद ब खुद निकल गया। नवाब साहब और शहनाज उनके यूं रुकते और उनके अल्फाज सुनकर चौंक गए। नवाब साहब, हकीम साहब, सलाम अर्ज है, आप रुक क्यों गए? आइए बैठिए। हकीम साहब, नवाब साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि ना कुछ बोलते बन रहा है ना कुछ कहते। नवाब साहब, मतलब? हकीम साहब, यहां आसमानी साइयों की मौजूदगी का एहसास हुआ मुझे, और कहते कहते हकीम साहब खामोश हो गए। नवाब साहब, और क्या हकीम साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हकीम साहब, जरा इधर को आइए, कुछ दिखाता हूं आपको। नवाब साहब हकीम साहब के पास चले गए तो हकीम साहब ने उनके चेहरे पर कुछ बुदबुदाते हुए फूंक मारी और कहा, शहनाज की ओर देखो। इस बार चौंकने की बारी नवाब साहब की थी, क्योंकि शहनाज के ठीक पीछे कोई साया दिखाई दे रहा था। नवाब अख्तर खान एक कद्दावर बुलंद शख्सियत के मालिक होने के बावजूद उस साये को देखकर कांप गए, वो भी अपनी नाजों से पली बिन मां की बेटी के पीछे। नवाब साहब, अल्लाह रहम, मेरी मासूम बच्ची पर रहम कर। इसका तो अगले महीने निकाह करवाने का सोच रहा हूं शहर कोतवाल से, और ये आफत। हकीम साहब, ये क्या बला है? अब आप ही कुछ कीजिए, इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए हमें। आप तो बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं। हकीम साहब, नवाब साहब, आप सही कह रहे हैं, पर यह साया आपकी बेटी की हिफाजत कर रहा है, और उसको बखूबी इल्म है मुझ जैसे आलिम के यहां होने का। और वो डर नहीं रहा, क्यों कि वो जानता है वो एक नेक काम कर रहा है, और जब तक वो नेक काम कर रहा है मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो साया वास्तव में एक कारिंदा जिन्न है, मतलब किसी ताकतवर जिन्न का सेवक, और वो ताकतवर जिन्न और कोई नहीं, वही शख्स है जिससे आप अपनी बेटी का निकाह करवाना चाहते हैं। अगर मुमकिन है तो अपना फैसला बदल लीजिए। अम्मुन जिन्नात हमारी दुनिया में रहते जरूर है, मगर बिना कारण दखलंदाजी नहीं करते, यही तयशुदा है पहले से। पर कभी कोई किसी ताकतवर जिन्न इतनी हिमाकत कर बैठता है, और शहनाज बेटी के साथ ऐसे ही एक ताकतवर जिन्न का रिश्ता आपने तय कर दिया है। वो शहर कोतवाल एक ताकतवर जिन्न है जिसके पास अपने बहुत से कारिंदे जिन्नात हैं, और वहीं शहनाज की हिफाजत कर रहे, यानी अपने मालिक की होने वाली बेगम की। नवाब साहब, क्या? नफीस अहमद खान, शहर कोतवाल, एक जिन्न। हकीम साहब, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा भी कहीं होता है ये जिन्नात वगैरह, वो भी आधुनिक वक्त में? वो तो एक बेहतरीन शख्स हैं, एक आला अफसर। उनके आते हैं शहर में अमन और चैन हो गया है, और वो खुद चलकर हमारी बेटी का रिश्ता मांगने आए थे हमारे पास, और आप कह रहे हैं कि वो जिन्न हैं। हकीम साहब, नवाब साहब, सच कर रहा हूं, 100% सच। एक अरसे से यही तय है, और इसलिए खुदा की इबादत करके आलिम बनाए जाते हैं ताकि वो इन जिन्नातों को वक्त आने पर बांध सके या रोक सके। गलत हरकतों से जिन्नात हमेशा से हमारे बीच रह रहे हैं, वो भी हम इंसानों की तरह। उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, मदरसों में जाते हैं, नौकरियां करते हैं, बेशक दिखावे के लिए, पर करते हैं ठीक जैसे शहर कोतवाल कर रहे हैं। कभी कभी किसी किसी जिन्नात को कोई इंसान पसंद आ जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो जिन्नात फिर हर हाल में उस इंसान को पाकर ही दम लेता है। उस इंसान को बचाना तकरीबन नामुमकिन होता है। और जहां तक शहर में अमन की बात है, आपने सही फरमाया नवाब साहब, वो अमन और चैन जिन्नाती ताकत की ही बदौलत हुआ है। नवाब साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अभी लीजिए, ये जो गुलदस्ता है यकीनन वही शहर कोतवाल ही लेकर आए होंगे, या उन्होंने भिजवाया होगा। नवाब साहब, जी, सुबह ही आए थे यहां, तभी लाए थे। हकीम साहब, हंसते हुए, तभी से शहनाज की तबीयत नासाज है? सही फरमाया ना? ये देखिए। इतना कह हकीम साहब ने अपनी शेरवानी की जेब में से कुछ निकाला और उस गुलदस्ते पर फूंक कर फेंक दिया, और देखते ही देखते वो गुलदस्ता टिड्डों में तब्दील हो फुर्र हो गया। हैरान और परेशान नवाब साहब ये सब देखते रहे, और विज्ञान के युग में सारे वैज्ञानिक पहलू हवा हो गए थे। नवाब साहब की सारी विलायती तरबियत फाख्ता हो चुकी थी। नवाब साहब जरा सोचते हुए हकीम साहब से, शायद आप बजा फरमा रहे हैं? हकीम साहब, नवाब साहब, मतलब साफ है बात काफी आगे बढ़ चुकी है, और शहनाज बेटी ने इन जिन्नातों के सायों को देख लिया है, तभी इनकी हालत बिगनी है। शाहिद मियाँ,
जरा थोंगा सा लोबान तो जला लाना तसले में, और शहनाज बेटी जरा अपने बाल बांध लो। शाहिद थोंगी देर में ही एक तसले में कुछ अंगारों पर लोबान जला लाया। हकीम साहब कुछ बुदबुदाते हुए शहनाज के कमरे में लोबान के तसले के साथ दाखिल हुए और उसका धुआं सारे कमरे में फैल गया, और थोंगी ही देर में हकीम साहब शहनाज को बाहर बरामदे में चलने को कह नवाब साहब और शाहिद के साथ खुद भी बरामदे में आ गए। लोबान का धुआं तकरीबन सारे घर में फैल चुका था और हकीम साहब अभी भी कुछ बुदबुदा रहे थे और शहनाज भी बाहर आ चुकी थी, मगर वो साया अब उसके पीछे नहीं था, और ये देख नवाब साहब ने राहत की सांस ली। वहीं शहनाज भी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक फिर से पसीने पसीने हो गईं, क्योंकि दहलीज पर अब 3 साए खंके थे। हकीम साहब, ये शहनाज को देखिए, फिर से सहम गई है, नवाब साहब ने हकीम साहब से घबराते हुए कहा। हकीम साहब ने शहनाज को गौर से देखा और उसकी टकटकी लगी। नजरों को भांप बाहर की ओर देखा तो वो भी एकदम सन्न रह गए। क्यों कि इस बार 3 नहीं, सायों की पूरी जमात थी वहां, वो भी जमीन से तकरीबन 7-8 बलिश्त ऊपर हवा में, और उनके अगुवाई में और कोई नहीं, खुद शहर कोतवाल नफीस अहमद खान मौजूद थे, वो भी एक साये के रूप में, और हकीम साहब को देख मुस्कुरा रहे थे, मानो चिढ़ाते हुए कह रहे हो, हकीम साहब आप बेकार ही अपना अमल इस्तेमाल कर रहे हो। हकीम साहब ने अपनी जेब से कुछ निकाला और हवा में उछालकर कुछ बुदबुदाते हुए हाथ उठाए, और तभी एक धुंधली सी आकृति धुएं से बनी और सायों की जमात की ओर उड़ गई, और देखते ही देखते सभी साएं हवा में ही गायब हो गए। नवाब साहब, शाहिद और शहनाज को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। जहां एक ओर नवाब साहब को अपनी लख्त-ए-जिगर की खैरियत ने परेशान कर डाला था, वहीं शहनाज खुद ही गवाह बनी थी उस अजीब ओ गरीब वाक़या की, और उसे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रही बात शाहिद की, तो वो ठहरा एक नौकर, मगर उसको देख इतना तो समझ में आ रहा था कि उसे इतना तो यकीनन आ चुका था कि कुछ ऊपरी चक्कर है और बेहद संगीन, मगर वो कुछ सोचकर चुप था, या कुछ यूं कि सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था किसी खास मकसद के कारण। खैर जो भी हो, फिलहाल वहां सब कुछ काबू में था, और नवाब साहब शहनाज को लेकर बैठक में चले गए थे, और शाहिद को कह हकीम साहब को भी वहीं बुलवा लिया था। बैठक में हकीम साहब एक पहुंचे हुए आलिम, नवाब साहब एक जानी मानी हस्ती, और सदमे में शहनाज, तीनों मौजूद थे। और चौथी शख्सियत जो वहां मौजूद थी वो थी एक डरी सहमी और मजबूर खामोशी, जिसने कुछ ही समय पहले देखा था एक अजब मंजर। हकीम साहब ने खामोशी तोंकते हुए कहा, बेटी शहनाज, घबराओ मत, जरा जहन पर जोर देकर तफसील से बताओ कि आखिर क्या हुआ था, क्या देखा तुमने या क्या महसूस किया, और ये सब कितने दिनों से चल रहा है, तभी तो हम इसका कुछ इलाज निकाल सकेंगे। नवाब अख्तर खान। शहनाज, बेटी बताओ हकीम साहब को कि आखिर क्या हुआ, तुम यूं बदहवास तो कभी नहीं हुई, तुम मेरी बहादुर बेटी हो और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, डरो मत, सब कुछ सच सच बताओ हकीम साहब को, ये जरूर कुछ इस परेशानी का इलाज ढूंढ लेंगे। शहनाज बुरी तरह सहमी हुई थी और इसी हालात में किसी छोटे बच्चे की तरह नवाब साहब के पास बैठ गई और सारी आप बीती सुना डाली, जिसे सुन नवाब साहब को तो यकीन नहीं हुआ। अलबत्ता हकीम साहब की पेशानी पर जरूर शिकन आ चुकी थी, वो समझ चुके थे कि समस्या छोटी नहीं है, बहुत बनी है, और समस्या का समाधान भी लगभग नामुमकिन है। क्यों कि शहनाज ने जो कुछ भी बताया था और जो कुछ हकीम साहब ने देखा, उसे देखकर इतना तो उन्हें पता लग ही चुका था। बहरहाल नवाब साहब ने अपनी जेब से एक ताबीज़नुमा लैंकेट निकाला और शहनाज की बाजू में बांध दिया, और ताकीद की कि किसी भी सूरत हाल में शहनाज उस ताबीज़ को नहीं उतारेगी जब तक कि इस समस्या का हल नहीं निकल जाता, और घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं, नौकर चाकर भी नहीं। नवाब साहब से मुखातिब हो हकीम साहब ने कहा, अस्ता हुजूर, मसला बेहद गंभीर है, जैसा कि आपने शहनाज के साथ हुआ, सारा वाक़या उसकी ज़ुबानी सुना, और मैं ये भी जानता हूं कि आपको इन सब बातों पर कतई भरोसा नहीं, मगर कभी कभी कुछ ऐसा शैतानियत रूहें भी हमारे बीच आ धमकती हैं जिनका मकसद सिर्फ हम जैसे अल्लाह के बंदों को परेशान करना होता है। फ़िलहाल तो मैंने शहनाज बेटी को जो हिदायतें दी हैं उन सब का आप भी ख्याल रखना, और ये ताबीज़ रखिए, एक आप अपने बांध लीजिए और दूसरा शाहिद को, और ख्याल रहे हवेली से बाहर नहीं जाना जब तक मैं खुद ना आकर कहूँ ऐसा करने को। नवाब साहब, हकीम साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो साए कौन थे और उनका मेरी बेटी शहनाज से क्या लेना। हकीम साहब हंसते हुए, नवाब साहब, जो भी लेना देना है वो केवल शहनाज बिटिया से है, और वो भी आपके नगर कोतवाल को,
जिनसे आपने बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल अपनी बिटिया शहनाज का निकाह करना चाहते हैं। हकीम साहब, नवाब साहब, इजाज़त दें, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये जिन्नात की पूरी जमात है और इनसे मुकाबला करना और शिकस्त देना लगभग नामुमकिन है। मुझे बहुत से आला दर्जे के आलिमों की मदद की दरकार होगी, जिसके लिए मुझे आज ही देवबंद रुखसत होना होगा। नवाब साहब, जी हकीम साहब, बेहतर है। अब आप ही इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं। खुदा हाफिज। नवाब साहब बेहद हैरान और परेशान थे। कहाँ तो अपनी शहजादी निकाह की खुशियां भरी थीं घर में, और कहाँ ये जिन्नातों का साये का खौफ पसर गया। किसी तरह डर के साये में वो रात गुजरी थी, और सुबह होते ही नगर कोतवाल की गांगी का हाय नरण दरवाजे पर बजा, और नवाब साहब और शहनाज दोनों की रूह तक कांप गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहिद ने बिना देर किए दरवाज़ा खोल दिया, और सामने नजर आए नगर कोतवाल और कुछ लोग हाथों में फलों के टोकरे, मिठाइयाँ, कपने और आभूषणों के थाल लिए अप्सरा सी खूबसूरत ख्वातिन। अख्तर खान, आदब। नवाब साहब, इजाज़त हो तो तशरीफ़ लाएं? एक अजीब सी मुस्कान के लहजे में पूछा गया। हुक्म सा था। नवाब साहब, आदाब। चाहते हुए भी मना न कर सके। बेशक तशरीफ़ लाइए कोतवाल साहब, ये आपके साथ। अख्तर खान उर्फ कोतवाल साहब अंदर आते हुए, ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं। सुबह ही देवबंद से आए हैं। हमारे निकाह तक यहीं रहेंगे। कुछ नजराने लाए हैं हमारी होने वाली बेगम के लिए। देवबंद का नाम सुनकर नवाब साहब चौंक गए। गोया कल ही तो हकीम साहब ने वहां जाने की बात की थी। उनका यूं चौंकना कोतवाल साहब से छुप नहीं सका था, लेकिन शायद वो कुछ सोचकर खामोश हो गए और अंदर दाखिल हुए। कोतवाल साहब के पीछे पीछे एक उम्र दराज आदमी, दो कोतवाल साहब के हम उम्र और चार शहनाज की उम्र की खूबसूरत बलाओं ने भी घर के अंदर कदम बोसी की। अंदर आते ही सबने एक बार चारों ओर देखकर घर का जायजा लिया और बैठक में आकर बैठ गए। कोतवाल साहब, नवाब साहब, ये हमारे वालिद साहब के छोटे भाई बदरुद्दीन हैं। उनके बाद यही हमारे लिए सब कुछ है। मैं आज जो कुछ भी हूं, इनकी बदौलत ही हूं, समझ रहे हैं ना आप? जो कुछ भी मुस्कुराते हुए। और ये है हामिद और कासिम, हमारे चचेरे भाई, और ये हैं हमारी फुफेरी बहनें नफीसा, नुसरत, फरीहा और परवीन। इतना कहते ही सबने शहनाज को बुलाने की ख्वाहिश की। शाहिद इतने में शरबत रख चुका था और नवाब साहब के इशारे पर शहनाज को बुला लाया। शहनाज डरी डरी सहमे कदमों से बैठक में दाखिल हुई और सबको सलाम किया। और तभी परवीन ने आगे बढ़कर हीरों का एक खूबसूरत हार शहनाज के गले में पहना दिया और उसे कुछ मीठा खाने को दिया। ना चाहते हुए भी शहनाज को वो सब सहना पना, परंतु वो मीठा खाते ही शहनाज हवा में 2-4 फुट ऊंचा उठ गई। और ये देख नवाब साहब डर से कांप गए। भला उन जिन्नातों की ताकत के आगे वो करते भी क्या? गोया दोनों हाथ जोंकर कोतवाल साहब के आगे गिनगिनाने लगे। कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुझे सजा दे दो, मेरी फूल सी बच्ची को छोड़ दो। इसने क्या बिगना है तुम्हारा? ये तो तुम्हें जानती भी नहीं ठीक से। कोतवाल साहब ने आगे बढ़कर नवाब साहब को कंधे से पकड़ कर उठाया और कहा, नवाब साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी शहनाज भी हम में से एक है, मतलब एक जिन्नात ही है, और इसलिए ही हम आपके पास इसके निकाह का पैगाम लाए थे। बस ये अभी खुद भी नहीं जानती कि ये क्या है, मगर अब सब ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। शहनाज इतने में खुद को पहचान चुकी थी और अब्बू यानी नवाब साहब को मुखातिब हुई। अब्बू, मैं ठीक हूं और पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं, और मैं भी एक जिन्नात ही हूं, ये भी जान चुकी हूं। मुझे सब समझ आ चुका है। मैं कोतवाल साहब से निकाह करने को रजामंद हूं। आप अब परेशान ना हों, सब ठीक है। कोतवाल साहब, नवाब साहब, हम समझ सकते हैं कि आपको कुछ दिनों से बहुत परेशानी हो रही थी, मगर ये सब करना जरूरी था। आपकी बेटी हकीकत में एक जिन्नात है जिसका जन्म आपके घर में हुआ। और एक बात जो आपको आज तक नहीं मालूम, वो ये कि आपकी मरहूम बेगम भी एक जिन्नात थी और उनका इंतकाल का कारण उनको दी गई सज्जा थी आपसे निकाह करने की, एक इंसान से निकाह करने की, और इसलिए आपकी शहनाज बेशक एक इंसान थी आज तक, पर अब उसके अंदर की जिन्नती ताकत को जगा दिया है परवीन ने। हमारा मकसद आपको या शहनाज को नुकसान पहुंचाने कतई नहीं था। हमने तो आप दोनों के लिए ही शाहिद को यहाँ नौकर बना रखा था, जो मेरा छोटा भाई है, और हकीम साहब को भी अपने बिना वजह तकलीफ दी। उनको मेरे बारे सब इल्म था, मगर हाँ, शहनाज को वो नहीं पहचान सके, क्यों कि उस वक्त शहनाज की जिन्नाती ताकत सोई हुई थी। नवाब साहब आंखों में अश्क भरे हुए, मतलब मेरी बच्ची एक जिन्न है, और मेरी मरहूम बेगम भी, या खुदा
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मेरी बेटी जिन्न बन चुकी है, मतलब मुझसे दूर चली जाएगी। शहनाज, अब्बू, मैं अब भी आपकी लाडली ही हूं। बेशक अब मैं जिन्नाती ताकत और अपनी असलियत जान चुकी हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने अब्बू को भूल जाऊं, अपना बचपन भूल जाऊं। आपके साथ गुजारा हर पल मुझे याद है और मैं आपसे दूर नहीं जा रही। आप जब भी याद करोगे मैं फौरन आपके सामने आ जाऊंगी। अब जिन्न हूं, इतना तो कर ही सकती हूं अपने अब्बू के लिए। इतने में हकीम साहब ने दरवाजे से अंदर कदम रखा और सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हम तो राज महफिल में खुल चुका है नवाब साहब। अब आपको सब पता लग चुका है और मैं यही बताने आया था। बेफिक्र रहिए, अब आपकी शहनाज दोनों ही महफूज हैं। आखिर कोतवाल साहब के ससुर हैं और वो भी जिन्नातों की जमात के आला अफसर। क्यों? शहनाज बेटी अब्बू को दे दी अपने और कोतवाल साहब के निकाह की रजामंदी। समाप्त। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।